तो आइए दोस्तों, आगे की क्लास को कंप्लीट करते हैं। घटना सार का जो करंट अफेयर्स की आपकी सीरीज चल रही है, तो उसमें आर्थिकी की आपकी क्लास 2 आपकी कंप्लीट करवा दी थी। जिसने नहीं देखी है तो जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट भी करते हैं, उससे भी हमें बहुत खुशी होती है। किसी दोस्त को मतलब उसने मैसेज किया है कि आज एक दोस्त ने सजेस्ट किया है इस चैनल पर चल रहे घटनासार श्रृंखला के लिए, बहुत शानदार। तो ऐसा ही अपना फीडबैक दिया कीजिए, जो भी आपको इसमें अच्छा या बुरा जो भी लग रहा हो, आप अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो सीधा चलते हैं क्लास पे। आपके साथ कंप्लीट कर लिया था ये सब, आपका 126-27 पेज तक आपका कंप्लीट हो गया था। तो ये सब देख लिया था आपके साथ। S&P की रिपोर्ट जो रेटिंग बढ़ाई थी वो भी देख ली थी आपने। ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग देख ली थी। तो उसके बाद देखना था सीधा। तो यहाँ से आइए, सीधा पहला टॉपिक आज का क्या है। आज का पहला टॉपिक है हंगर हॉटस्पॉट 2025 रिपोर्ट आई है। किसकी? फाओ और WFP है ये, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो हंगर हॉटस्पॉट 2025 एक रिपोर्ट आई है। किसकी? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ और WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसको याद कैसे रखना है? दोनों में ही फूड आ रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि हंगर से कैसे फूड को आप एलिमिनेट करके दोनों ऑर्गेनाइजेशन को याद रख सकते हैं। सीधा पूछ सकता है आपसे कि हंगर हॉटस्पॉट 2025 रिपोर्ट आई है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? डाल देगा WEF डाल देगा, या डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक डाल देगा, IMF डाल देगा, ऐसे अलग ऑर्गेनाइजेशन डाल देगा। तो आपको याद रखना है किसके, दोनों में जिसमें फूड आ रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ एंड WFP। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में सूडान, दक्षिणी सूडान और माली को वैश्विक स्तर पर सबसे गरीब, भूख संकट वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट किस पर? हंगर आपकी जो रिपोर्ट आई है, तो उस पर किस पर आई है कि जो देश सबसे ज्यादा गरीबी से या भूख के संकट वाले क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, तो रिपोर्ट में सूडान, दक्षिणी सूडान और माली को वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर भूख संकट, मतलब इतनी स्थिति गंभीर हो गई है कि वहां एक टाइम का खाना, इवन एक टाइम का खाना क्या, पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक। इसके भी कई फेजेस होते हैं, आपको पूरा डिटेल्स में नहीं जाना है। फेज 3, फेज 5, कई लोग तो फेज 5 तक पहुंच गए, मतलब कि उनको हफ्तों हफ्तों कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत गंभीर भूख संकट से गुजर रहे हैं ये तीन क्षेत्र, सूडान, दक्षिणी सूडान और माली। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। वैसे केवल आपसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या हो सकता है कि जो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन या किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा फास्टैग आधारित जो वार्षिक पास योजना आई है। ठीक है, पहले आपको जैसे पीछे की जो क्लास कराते हैं आपको, या पीछे की क्लास में आपको बताएं, सबसे पहले आपको क्या बताते हैं? सबसे पहले आपको न्यूज बताते हैं, फिर उसके बाद न्यूज का क्या रेलेवेंस है, क्या बताते हैं? पहले न्यूज, फिर न्यूज का क्या रेलेवेंस है, फिर उसके बाद यदि कोई उसमें फैक्ट है तो कौन सी ट्रिक्स या कोई निमोनिक्स बन रहा है क्या, तो उसको आपको याद करवाने। तो इससे आपकी पूरी न्यूज कवर हो जाती है। सबसे पहले आपको न्यूज बताएंगे, उसका क्या रेलेवेंट है, कोई न्यूज इतनी रेलेवेंट है, कोई ज्यादा रेलेवेंट है, तो उस हिसाब से उसको टाइम देते हैं। फिर उसमें कोई फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसको उस हिसाब से ट्रिक्स या निमोनिक्स से आपको याद करवाते हैं। अब ये टॉपिक क्या है आपका? फास्टैग का जो वार्षिक पास योजना आई है, तो इससे क्या पूछा जा सकता है कि ये कब लागू हुई है, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि ये कितने रुपए में कितनी ट्रिप्स का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे एग्जाम में आपका ऑप्शन या पॉइंट बन के आ सकता है। तो क्या है, भारत सरकार ने फास्टैग वार्षिक आधारित योजना को लागू किया है, जिसकी घोषणा कब की है? 18 जून 2025 को की है। लेकिन ये लागू कब से होगी? तो 15 अगस्त 2025 से ये लागू होगी। तो आपको क्या रखना है? आपको याद रखना है कि ये लागू कब से होगी। फास्टैग की जो वार्षिक पास योजना है, ये 15 अगस्त, तो आप याद रख सकते हैं 15 अगस्त आजादी वाला दिन है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त 2025 को फास्टैग से हमें छुटकारा मिल रहा है, एक प्रकार से कुछ ऐसे दिमाग में निमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं। और 3,000 रुपए में 200 ट्रिप्स, 3,000 रुपए में आपको 200 ट्रिप्स मिल रही है। तो जैसे आपने देखा होगा कि 15 रुपए में कैसे एक टोल, कई लोगों ने वीडियो डाली थी, बताया था कि कैसे 15 रुपए में आप एक टोल क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से है कि आप 3,000 रुपए का पूरा वार्षिक पास बनवाएंगे, उसमें आप 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर या एक रेंज रखेंगे, उसमें आप 200 ट्रिप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये कहाँ से कर सकते हैं आप, मतलब इस पास को कहाँ से रिन्यूअल या कहाँ से बनवा सकते हैं? तो राजमार्ग यात्रा ऐप, NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप इनको रिन्यू या पास अपना बनवा सकते हैं। तो न्यूज का थी
कि फास्टैग आधारित वार्षिक पास जो चलाया गया है, पूछ सकते हैं कि कब लागू होगा, कितनी ट्रिप्स स्टेटमेंट डाल सकता है, ऐसे डाल सकता है। इसे केवल राजमार्ग यात्रा ऐप से ही रिन्यू या बनवाया जा सकता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 3 वेबसाइट से आप इसको जाके क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो केवल ये न्यूज़ थी, चर्चा में रही थी, इसलिए थोड़ा-सा इसको टाइम दिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है। देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग। अब ये क्या होती है? रेलवे साइडिंग क्या होती है? जहां जो हब बनाया जाता है, जहां जैसे मान लीजिए मारुति की या किसी भी कंपनी जो बना रही है, उसकी जहां जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, तो वहां से एक रेलवे की ऐसी नेटवर्क या जाल बिछाया जाता है, कहां तक के लिए? जहां रेलवे से ट्रांसपोर्ट होना है वहां तक का ऐसा जाल बिछाया जाता है, जिससे पेट्रोल का कॉस्ट कम हो जाती है, पेट्रोल मतलब वेस्ट नहीं होता है ज्यादा। तो यही होती है कि देखिए यह भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट साइटिंग है, जो मारुति सुजुकी की हरित लॉजिस्टिक रणनीति का एक हिस्सा है। 35% रेलवे वाहन के जरिए भेजना है इसको, और ये वही कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विजन के अनुरूप है ये। मतलब मल्टी मॉडल नेटवर्क, इससे जैसे रेलवे हो गया और आपका गाड़ी बन रही है तो वहां से लोडिंग करना हुआ। तो देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं कैसे कार को ये ट्रेन में लोड करना। तो यही होती है, क्या होती है? यहाँ से ये रेल में रखेंगे और आपके एक क्षेत्र तक पहुंचा देंगे, जिससे आपका पेट्रोल और बहुत सारे खर्च, लॉजिस्टिक के खर्च कम हो जाएंगे। तो मेन आपको यही समझना है, देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे का उद्घाटन पूछा जाएगा किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और आपको इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग बता ही दिया है, आप नाम से भी समझ रहे होंगे, या फिर आपको फोटो भी दिखाया है कैसे रेलवे साइडिंग के द्वारा, मतलब कि प्लांट से ले जाके पोर्ट तक या जहां तक मैन्युफैक्चर्ड हब से लेके जहां तक कंपनी के पास, मतलब जो भी कंपनी का जैसे बेचने का जो सेंटर होता है वहां तक ले जाने के लिए कैसे लॉजिस्टिक का पूरा निर्माण किया जा रहा है। तो समझ गए होंगे अब तो आप। उसके बाद देखिए अगला क्या है, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मेन उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस आप ये केवल याद रखिए कि जेंडर बजटिंग क्या होती है और ये कब इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत आपकी 2005-6 में की गई है। तो लगभग इसको कितने 20 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए ये शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है। 2005-6 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए ये 20 साल होने के इसके लक्ष्य पर मे भी शायद पूछ दे। और ये जेंडर बजटिंग क्या होता है? जेंडर बजटिंग ये होता है कि बजट में, मतलब किसी जेंडर के लिए, किसी लिंग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए अलग से बजट ना पेश करना, बल्कि बजट बनाते हुए महिलाओं की उसमें ही भागीदारी रखना, मतलब साथ साथ सभी वर्ग को एक साथ लेकर चलना, समावेशिता का सिद्धांत अपनाना। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए अलग से कोई स्कीम आए। जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहे, मतलब उनके अनुसार भी बनाया जाए, तो एक साथ सबको मिलकर बजट बनाया जाए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005-6 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है, और जो आपका येलो से किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 113वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ है 2025 में। तो 113वां श्रम सम्मेलन 13 जून 2025 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? सबसे पहले तो एक ये याद रखना है कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ये संपन्न हुआ है। दूसरा क्या है? जिसमें वैश्विक कार्यस्थलों पर जैविक खतरों से सुरक्षा को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक पारित हुआ है। मतलब कि क्या हुआ है कि जो जैविक खतरे होते हैं, जो घटना स्थलों पर जैविक खतरे होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तैयार किया गया है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में। ये हुआ है जेनेवा में। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। उसके बाद याद रखना है क्या, एक चीज ये याद रखनी है आपको, फिलिस्तीन को आईएलओ की बैठकों में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला है। किसको? ये अच्छा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देखिए, फिलिस्तीन को आईएलओ बैठकों में गैर सदस्य राज्य पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, जो आईएलओ की 113वीं बैठक हुई है उसमें किस राज्य को या किस देश को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? फिलिस्तीन को हुआ है। अब आपको ये याद रखना है कि देखिए, सबसे पहले तो एक फैक्ट ये याद रखना है कि 13 जून, ये पूछ सकता है कि 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किस दिन या कहाँ हुआ है? तो 113 याद रखना है सबसे पहले तो। यह एग्जाम में 113 पूछेगा तो कैसे याद रख सकते हैं? 113 लास्ट में ही 13 आ रहा है, तो ये 13 तारीख को हुआ है। जब लास्ट में ही 13 आ रहा है तो 13 जून तो याद ही रख सकते हैं। और ये कहाँ हुआ है? चूंकि आईएलओ का हेडक्वार्टर आप बताएंगे कहाँ है? आईएलओ का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, इसलिए इसकी मीटिंग भी वहीं होती है।
तो ये 13 जून 113 से आप याद रख सकते हैं। चूंकि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है तो इसलिए आप इसकी मीटिंग की जगह याद रख सकते हैं कि इसकी मीटिंग कहाँ हुई है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और आपको फिलिस्तीन की न्यूज बता ही दी है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ये खास न्यूज नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए जापान को पीछे छोड़ भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये न्यूज भी आपने सुनी है कि कितना हो हल्ला हुआ था कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जापान को छोड़ते हुए। मतलब काफी मुद्दे गर्म पॉलिटिकल एंगल से बने हुए थे। तो आपको तो केवल ये याद रखना है कि जापान को छोड़ भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये किस रिपोर्ट के जरिए पता चला है? तो एक आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आती है किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, एक वर्ल्ड और एक और आती है क्या? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ये क्या आती है? एक आती है आपकी आउटलुक रिपोर्ट आती है, एक आती है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के। तो आपसे दो चीज पूछ सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है आईएमएफ के। जहां वर्ल्ड आ गया तो वहां आता है आईएमएफ, और जहां आ गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, दोनों को एक साथ पढ़ के चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो आती है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो अभी आप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को याद रखिए, ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें बताया गया है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? ऑब्वियस सी बात है अमेरिका की। दूसरे नंबर पे किसकी है? चाइना की। ये भी ऑब्वियस है, आप याद रखेंगे। बस तीसरा थोड़ा सा आपको याद रखना है, तीसरे पर अभी कौन है? जर्मनी चल रहा है। जिसे मतलब आउटलुक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आपका यूएसए। यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर है आपका यूएसए, उसके बाद है आपका चाइना, उसके बाद अभी कौन है? अभी आपका जर्मनी है। उसके बाद कौन है? अपना प्यारा भारत, जो जापान को पीछे छोड़ते हुए भी ऊपर आया है। अब बोल रहे हैं कि ये जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरे नंबर पर 2030 तक आ जाएगा। केवल इतनी रिपोर्ट थी। अब उसके बाद देखिए आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2024-25 के लिए लाभांश का जो हस्तांतरण किया है, क्योंकि देखिए आरबीआई जो भी प्रॉफिट कमाता है एक टाइम के बाद, एक साल के बाद, वो केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देता है। तो इसके ऊपर भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई के मतलब प्राप्ति या आरबीआई के कौन कौन से जरिए हैं जिससे वो आय प्राप्त करता है, इनकम सोर्स क्या है आरबीआई के, उसके बारे में पूछा गया है। जैसे बॉन्ड जारी करता है, बॉन्ड की खरीद बिक्री करता है, नोट प्रिंट करता है, इन मतलब कि नोट का प्रिंट करना, कॉइन का प्रिंट करना, इनको इनको सेल करना मार्केट में डालना। तो इससे आरबीआई की क्या होती है? इनकम होती है। अब देखिए, अब आपको पूछा क्या जा सकता है, क्योंकि आयोग ना बहुत लो स्तर तक जा रहा है, तो कुछ भी फैक्ट कहीं से भी उठा के पूछ दे रहा है। इसलिए आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि कितने करोड़ का हस्तांतरण हुआ है। चूंकि ये बहुत बड़ी न्यूज थी, बहुत बड़ी न्यूज थी कि आरबीआई ने केंद्र सरकार को इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर की है, प्रॉफिट जो थी वो ट्रांसफर किया है। कितनी है आपकी? 2,68,590। अब देखिए पूरा तो याद रख नहीं सकते, कुछ ऐसा ट्रिक्स या निमोनिक्स बना के आपको याद रखना है। तो आप याद रखिए स्टार्टिंग के 3 अंक इसमें ही आपको मिल जाएगा। इतना भी आपको वो नहीं करेगा कि 3 अंक भी सभी उसके सेम रख दे। तो आप क्या याद रखना है? 2 + 6 8। तो 268, 2 + 6 से आप क्या रख सकते हैं? 268 याद रख सकते हैं। तो आरबीआई ने कितना? 2 + 6 = 8। तो ऐसे कर लीजिए कि स्टार्टिंग के 2 अंक जोड़ के तीसरा अंक बन रहा है। इतना लाभांश उसने केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया है। किसने? आरबीआई ने। अगला देखते हैं, आरबीआई के गवर्नर यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, जिसको नहीं पता है कौन है अभी, संजय मल्होत्रा साहब हैं। उसके बाद आरबीआई ने अपने आकस्मिक जोखिम बफर को भी 6.5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। अब आकस्मिक जोखिम बफर नाम से ही समझ आ रहा होगा कि क्या होता है, कि कोई इमरजेंसी के टाइम में जो जोखिम आता है उसको टैकल करने के लिए कोई एक फंड या एक बफर बनाया जाता है, जिसमें आरबीआई पैसा पहले से रखता है। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें उसको खर्च किया जा सकता है। तो जो अभी तक आरबीआई की प्रॉफिट का 6.5% था, अब उसको क्या कर दिया है? 7.5 बढ़ा दिया है। देखिए प्रॉफिट भी बढ़ा दिया, मतलब बफर भी बढ़ा दिया है, फिर भी आरबीआई ने 2,68,000 कुछ अमाउंट केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी न्यूज थी, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। अब भारतीय जनसंख्या पर यूएन की रिपोर्ट आई है।
तो जो यूएन की रिपोर्ट आती है, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, ऐसी रिपोर्ट्स पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ये रिपोर्ट्स भी करवाई जा रही हैं। तो क्या कह रहा है ये, स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, ठीक है। तो द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस जो नाम की रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की गई है, यूएन के द्वारा जारी की गई है। अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि जनसंख्या को उसी स्तर पर नियंत्रण में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए औसत प्रतिस्थापन दर 2.1 होनी चाहिए। औसत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, कि मतलब जो पीढ़ी है वो प्रतिस्थापित होगी तो अगले पीढ़ी के लिए कितने बच्चे, कितने जनसंख्या को छोड़ के जा रही है, ऐसे समझिए। तो देखिए रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 1.9 है, अर्थात एक महिला औसत कितने बच्चे पैदा कर रही है, ये होती है आपकी औसत प्रतिस्थापन दर। मतलब एक युगल या एक कपल अगली पीढ़ी के लिए कितने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। मान लीजिए आप दो कपल हैं, वो 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो अगली पीढ़ी के लिए 3, मतलब 3 बच्चे कर रहे हैं, तो 2 तो वो एलिमिनेट हो गए और 2 बच्चे उनके साथ बराबरी पर आ गए, तो बढ़ेंगे कितनी जनसंख्या में, एक ही बढ़ेगा। तो ये होती है आपकी औसत प्रतिस्थापन दर, मतलब उस पीढ़ी को प्रतिस्थापित करके कितनी अगली पीढ़ी के लिए बच्चे जा रहे हैं। तो भारत की कितनी है, 1.9 है, ये आपको याद रखना। और कितनी औसत प्रतिस्थापन दर होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए। अब इसमें देखिए और रिपोर्ट में क्या फैक्ट दिया गया है, अभी देश में 68% आबादी कामकाजी आयु की है आपकी। 68% जो आबादी है आपकी, वो कामकाजी आयु 15 से जो 64 वर्ष की, जिसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपसे पीसीएस में पिछली बार मतलब पीवाईक्यू में पूछा गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो जो 15 से 64 वर्ष, एग्जैक्ट आपका यही होता है, 15 से जो 64 वर्ष की आयु के वर्ग के कामकाजी वर्ग होता है, उसको बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी, 68% है। तो आपको इससे भी याद रखना है, कैसे, 68% है आपकी। आपका एक स्टेटमेंट में डाल सकता है, भारत की कामकाजी आयु या डेमोग्राफिक डिविडेंड 68% से अधिक है या लगभग 70% है, ऐसे फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे फैक्ट इसलिए कराए जा रहे हैं, आपको आगे कुछ क्वेश्चंस भी दिखाए जाएंगे कि पीसीएस या आयोग ने किस लेवल पर जाके स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे हैं। तो इनके लिए आपको ऐसे टॉपिक्स या ऐसे मतलब क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली हैंडल कर सकें। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, भारत ने 11 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये तो मतलब काफी मुद्दा भी चल रहा था कि इतने लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, फिर भी गरीबी बढ़ती जा रही, तो कैसे। तो इसी के लिए ये रिपोर्ट आई है कि भारत में 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से, एक्सट्रीम जो गरीबी है, एक्सट्रीम गरीबी से बाहर निकले, मतलब गरीब है लेकिन एक्सट्रीम गरीब नहीं है अभी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। नवीन आंकड़ों में दिखाया गया कि तो 26.9 करोड़ लोग या लगभग 27 करोड़ लोग, अगर एग्जैक्ट याद करना है तो 2 + 6, वो जो आपको पीछे कराया था 8, ये अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 2 + 6 = 8, ऐसे याद रख सकते हैं। 26.8 करोड़ लोग लगभग आपको समझ आ जाएगा। तो क्या है, भारत में 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। ये आपका एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। अभी आपको आगे क्वेश्चन दिखाएंगे कि किस प्रकार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए आयोग के द्वारा, ठीक है। ये देख सकते हैं 5 राज्यों में अभी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में अत्यंत गरीबी से लोग जूझ रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं बड़े राज्य हैं, इसलिए उन्हीं में सबसे ज्यादा लोग गरीब भी होंगे। और इससे ज्यादा कोई फैक्ट इसमें याद करने वाला नहीं था। तो आगे चलते हैं, एलआईसी बनी सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी। तो क्या है, एलआईसी आपकी सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनियों में 3 कंपनी आपसे पूछ सकता है, या मतलब दिया गया है इसमें कि एलआईसी सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी बनी है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी सबसे अधिक लाभ कमाने वाली, लगभग कितना, 19,013 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाली एक सरकारी कंपनी बनी। ऐसी सरकारी कंपनी जो इतना अधिक प्रॉफिट दे रही है। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहली है एलआईसी आपकी, देखिए पहले आप देख ही लीजिए। एसबीआई दूसरे स्थान पर है और कोल इंडिया लिमिटेड आपकी तीसरे स्थान पर है। तो आप टॉप 3 याद कर लीजिए, मे भी आपसे पूछ लें कि टॉप 3 सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली आपकी एलआईसी। अब एलआईसी को उल्टा करेंगे तो आपकी तीसरे नंबर की कंपनी बन जाएगी सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, एलआईसी जीवन बीमा निगम, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले है आपकी एलआईसी, इसको उल्टा करेंगे तो सीआईएल तीसरे नंबर की बन जाएगी। अब इन दोनों के ऊपर नीचे करने के चक्कर में बीच में आपकी कौन आ गई, विश्व का या भारत का सबसे बड़ा बैंक, सबसे अधिक, आपको पीछे न्यूज कराई थी ना, एसबीआई सबसे अधिक उपभोक्ताओं का बैंक बन गया है, सबसे बड़ा उपभोक्ता बैंक बन गया है। तो अब पहले नंबर पे है आपकी एलआईसी, दूसरे नंबर पे आपकी एसबीआई, तीसरे नंबर पे आपकी सीआईएल।
LIC CIL एक दूसरे को ऊपर नीचे चल रहा है, उसके बीच में आपका SBI आ गया। तो अब आपको याद हो जाएगा LIC SBI CIL। CIL को आप दूसरे नंबर पे क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि LIC का ही उल्टा है। तो 3 याद रख रहे हैं, तो पहला और तीसरा, तो LIC उसका उल्टा CIL और बीच में आ गया आपका SBI। कुछ ऐसे बनाएंगे ना, यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेहूदी की वाली ट्रिक्स है, मतलब कैसे ऐसे निमोनिक्स हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, जब आपको सेम LIC दिखेगा, दूसरे पे SBI दिखेगा, तीसरे पे HDFC दिखेगा, चौथे पे मतलब कुछ ऐसा बैंक दिखेगा, तो आप सीक्वल से आपके दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा कि अच्छा पहले पे LIC है, तीसरे पे CIL थी, बीच में आपकी SBI थी। तो वहां आप गलत नहीं करेंगे। और जो साथी पीछे देख रहे होंगे क्लासेस, उनको पता होगा कि एग्जाम में ये ट्रिक्स कितनी बेहूदगी से, मतलब कितनी अच्छी तरीके से काम आती हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अब आगे का टॉपिक क्या कह रहा है, कारों के घरेलू निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक कार योजना आई है। ये आपकी कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ देखना क्या है, यहाँ दिया गया ब्राउन फील्ड निवेश। तो जिसको नहीं पता है कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड क्या होती है, तो देखिए ग्रीन फील्ड क्या होता है, जब भी कोई निवेश किसी नई कंपनी, पूरी मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नया होता है, किसी नई कंपनी का निर्माण किया जाता है, तो उस निवेश को बोलते हैं ग्रीन फील्ड निवेश या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए या कोई पुरानी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, तो वो क्या हुआ, वो आपका हुआ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो आप समझ गए होंगे। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट आपका नया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरी कंपनी नई है। और ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कोई पहले से एग्जिस्टेंट कंपनी है आपकी, या कोई पुरानी कंपनी, उसके शेयर खरीद लिया, उसमें मालिकाना हक ले लिया, या कुछ शेयर खरीद लिया, कुछ पुरानी कंपनी को मतलब अपडेट करके नई कंपनी बना ली, तो ये होता है आपका ब्राउन फील्ड निवेश। और ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड निवेश पूछा जाता है, इसलिए आपको सोचा यहाँ क्लियर करवा देते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्चेस इन हैदराबाद। तो जो हैदराबाद में आपका पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM शुरू किया गया है, किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, ये गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, किस कंपनी के द्वारा, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। और ये है क्या, गोल्ड मेल्टिंग ATM क्या है, ये आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी AR और VR होता है, उस पर आधारित, मतलब आर्टिफिशियल एक प्रकार से समझ जा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें क्या होगा कि आप एक मशीन होगी, उसमें जब आप खड़े होंगे तो आप पहन समझ जाएंगे कि कोई आभूषण है, मान लीजिए गले की चेन है, तो आपको सामने दिखेगा कि वो चेन आप पर कैसी दिख रही है, या कोई गोल्ड सेल करना है आपको, कोई गोल्ड परचेज करना है, तो आप उसमें रखेंगे तो वो मेल्ट करेगा, उसका प्राइस दिखाएगा स्क्रीन पर, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा, AI के थ्रू होगा। और आपका ऑगमेंटेटिव रियलिटी के मतलब AR जो होता है, AR VR आपने सुना होगा। ऑगमेंटेटिव रियलिटी क्या होती है, जो आपको समझाए कि आप सामने खड़े होंगे तो आपको क्या होगा, जो भी आप ज्वेलरी खरीद रहे होंगे तो वो आपके शरीर पर पहना के दिखा देंगे कि आपको कैसी लग रही है। तो ये विश्व की चूंकि पहली है, इसलिए आपको याद रखना है पहला दूसरा है, मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, पहला कोई चीज पहली है तो वो पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देखिए भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, ये भी आपकी हैदराबाद में स्टार्ट की गई है, टाटा एडवांस सिस्टम और किसके, एयरबस के सहयोग से। टाटा प्लस एयरबस के द्वारा जो एक समझौता हुआ है, उसमें हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च की गई आपकी क्या, निजी हेलीकॉप्टर, मतलब प्राइवेट हेलीकॉप्टर बनाने की फाइनल असेंबली लाइन, मतलब किसी निजी कंपनियों के द्वारा, जिसमें एयरबस और टाटा का समझौता हुआ है। फाइनल असेंबली लाइन क्या होता है आपका, फाइनल असेंबली लाइन ये होता है कि कहीं से कंपोनेंट लाए जाएंगे और यहीं पर जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसके फाइनली असेंबल्ड किया जाएगा, यहीं पर उसको असेंबल्ड किया जाएगा, यहीं पर उसको टेस्टेड किया जाएगा, यहीं पर उसका कंप्लीट चेकअप लिया जाएगा। तो सब कुछ यहीं पर होगा, बस कंपोनेंट कहीं और से आएंगे। तो एयरबस और टाटा के द्वारा ये समझौता किया गया है, जिसमें आपके H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। तो आपकी सिंपल सी ये न्यूज थी। पूछा जा सकता है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ शुरू की गई है, या किन दो कंपनियों के समझौते से शुरू की गई है, या किस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए ये फाइनल असेंबली लाइन FAL, या ये पूछा जा सकता है फाइनल असेंबली लाइन क्या होता है। तो आपको बताया कि कंपोनेंट कहीं और से आएंगे, असेंबल्ड फाइनली असेंबल्ड उसके एक लाइन में एक जगह कहाँ, हैदराबाद में होंगे। और ये देखिए अपने प्रारंभिक चरण में ये मतलब पहली दूसरी दुनिया की ऐसी फाइनल असेंबली लाइन है जो भारत में शुरू की गई है। तो इसलिए ये काफी और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, इसलिए आपको ये न्यूज करवाई है। अब आगे देखते हैं,
हेनले की एक रिपोर्ट आई है, हेनले एंड पार्टनर की, विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट आई है। तो ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इंडिया का सबसे धनी शहर आप समझेंगे मुंबई है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है। और दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का कोई शहर होगा, जिसमें अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। और खाड़ी क्षेत्र वे दूसरा भी अमेरिका का ही है। और तीसरा किसका है? तीसरा टोक्यो, जापान। जापान का शहर टोक्यो एशिया का सबसे अमीर शहर है। और दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क है। और भारत का सबसे अमीर शहर आपको बताया मुंबई है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला एआई केंद्रित एसजेड छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला एआई सेंट्रेड एसईजेड, एसईजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आपको बताया गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी बना हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें क्या होता है टैक्सेस कम होते हैं। एक प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें रहती है, उस हिसाब से टैक्सेस लगाए जाते हैं। जिस देश में है उस देश के टैक्सेस उस पर लागू नहीं होते, उस देश के नियम उस पर लागू नहीं होते, अलग से एक नियम बनाए जाते हैं। मतलब एक समझ लिए अलग प्रकार से एक जोन बनाया जाता है स्पेशल, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो व्यापार के लिए केवल जोन बनाया जाता है। तो ये कहाँ बनाया गया है? और पहला एआई सेंट्रेड, मतलब पहला एआई केंद्रित एसईजेड बनाया गया। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में, नवा रायपुर में बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? इंदौर स्थित कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर रैक बैंक डेटा सेंटर प्रवाहित लिमिटेड। तो कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला एआई सेंट्रेड एसईजेड बनाया गया है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत का पहला एआई सेंट्रेड एसईजेड, एसईजेड आपको समझा दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो, वो कहाँ बनाया गया? तो पूछेगा आपको या किस राज्य में बनाया गया या किस जगह बनाया गया? तो नवा रायपुर या रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बनाया गया। केवल एक सिंगल लाइन की न्यूज थी। उसके बाद सीधा चलते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर की न्यूज भी आपको कल कराई थी, कुछ आपको नहीं करना है, केवल सीधा याद रखना है सेमी टोन, सेमीकॉन को आपको सेमी टोन से रखना है। और सेमी कंडक्टर की भारत में कितनी यूनिट हो गई है? टोन, 10 यूनिट हो गई। बस इतना याद रखना है, इतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिट्स खुल गई हैं। गुजरात में ही 3-4 यूनिट खुल गई है, असम में 2 खुल गई है। आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में, पंजाब में कुछ यूनिट्स खोली जा रही है। पिछले क्लास में जो आपको कराई थी वीडियो, तो उसमें भी आपको बताया था कि 4 नई यूनिट खोली जा रही है, 6 पहले से एग्जिस्टिंग यूनिट है आपकी, तो टोटल आपकी 10 यूनिट हो गई है। अगर पूछा जाएगा तो केवल इतना ही सवाल पूछा जाएगा कि भारत में सेमीकंडक्टर की कितनी यूनिट या तो नहीं खोली गई है, या पहले कितनी थी, या टोटल कितनी हो गई है। तो आपको याद करा दिया गया था सेमीकॉन को सेमी टोन से, सेमीकंडक्टर की 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में किसको दर्जा दिया है? आरबीआई को दर्जा दे दिया है, पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। तो अभी तक क्या था? अभी तक फ्लिपकार्ट एनबीएफसी के रूप में नहीं शामिल थी, मतलब फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का दर्जा नहीं मिला था। तो वो क्या करती थी? लोन नहीं दे सकती थी, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते थे। एनबीएफसी के बारे में तो आपको पता होगा। अब एनबीएफसी का दर्जा मिल जाने के बाद क्या होगा कि फ्लिपकार्ट जो होगा पर्सनल लोन दे सकेगा, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा। जिसने भी फ्लिपकार्ट को यूज किया होगा, जब भी उस पर आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन पे देखते हैं तो वहां लिखा आता है फ्लिपकार्ट एसबीआई, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट एचडीएफसी। तो जिस बैंक के साथ टाई अप होता है उस बैंक के साथ वो क्रेडिट कार्ड जारी करता है। फ्लिपकार्ट अभी तक अपना क्रेडिट कार्ड अपने नाम से जारी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे एनबीएफसी का दर्जा ही प्राप्त नहीं था। और केवल क्रेडिट कार्ड एनबीएफसी हुए या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जो बैंक्स होते हैं, या फिर एनबीएफसी, यही जारी कर सकती हैं। तभी आपने देखा होगा कि उन पर अलग अलग कंपनियों या अलग अलग बैंकों के नाम लिखे होते थे। तो अब क्या होगा इसके बाद? अब फ्लिपकार्ट पारंपरिक बैंकों पर निर्भर हुए बिना अपने फिनटेक प्लेटफॉर्म, उसका फिनटेक प्लेटफॉर्म क्या है? सुपर मनी, ये भी आप याद रखिए। सुपर मनी के जरिए पर्सनल लोन और व्यापारिक क्रेडिट कार्ड प्रदान कर सकेगी। क्या कर सकेगी? अब लोन भी और क्रेडिट कार्ड दोनों अब जारी कर सकती है। कौन? फ्लिपकार्ट। सीधा पूछेंगे आरबीआई ने किस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण की मंजूरी दी है? सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अमेजोन की अभी अर्जी पेंडिंग में पड़ी हुई है। 2021-22 से अमेजोन ने भी एनबीएफसी के पंजीकरण के लिए अर्जी डाली है। जो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट को मिल गया है। तो पूछा जा सकता है किस ई कॉमर्स साइट को एनबीएफसी का दर्जा दे दिया है। इस प्रकार से सवाल काफी, मतलब बेहद हद तक पूछा जा सकता है। मतलब काफी क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे एनबीएफसी क्या कर सकती है? एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन दे सकती है। ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्या हुआ है? प्रमुख खनिजों के रिकॉर्ड उत्पादन के बारे में ये रिपोर्ट आई है। तो जो खान मंत्रालय ने आंकड़े दिए, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो सबसे ज्यादा देखिए आयरन ओर का उत्पादन हुआ है 289 मिलियन, मैग्नीज अयस्क का उत्पादन हुआ है 3.8 मिलियन, उसके बाद देखिए बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है 24.7 मिलियन। तो आपसे ये पूछ लेगा कि खान मंत्रालय की रिपोर्ट या केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा किस मतलब अयस्क का या किस खनिज का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा होता है। तीन आपको नाम दे देंगे, उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, उस हिसाब से आपको लगाना होगा। एक मिनट, ठीक है। तो हम खनिज के रिकॉर्ड उत्पादन की न्यूज को देख रहे थे। तो सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ है, आयरन ओर का, उसके बाद है मैग्नीज ओर, मैग्नीज ओर के बारे में रिपोर्ट है, फिर उसके बाद है बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट 24.7 मिलियन, मतलब 24 से लगभग 25 मिलियन, मैग्नीज है लगभग 4 मिलियन टन, और ये आपका 289। तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा हुआ, सबसे पहले हुआ लौह अयस्क, उसके बाद कौन सा हुआ, यहाँ देखिए सबसे पहला हुआ आपका लौह अयस्क, उसके बाद हुआ आपका बॉक्साइड, ठीक है, उसके बाद हुआ आपका मैग्नीज। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रखने की कोई ट्रिक रख सकते हैं, जैसे लोहे के बॉक्स में मैं अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता हूँ, कुछ ऐसा बना के याद रख सकते हैं कि सबसे अधिक तो लोहा है आप कर ही लेंगे, बॉक्साइड और मैग्नीज में आप कंफ्यूजन होंगे, तो दूसरे नंबर पर आपका बॉक्साइड, तीसरे नंबर पर है मैग्नीज। तो लोहे के बॉक्स में मैं अपने मैग्नीज, मैग्नीज कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे ट्रिक बनाते हैं, मैग्नीज, मैग्नीज गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड होता है, तो लोहे के बॉक्स में मैं अपने सारे मतलब जो मैग्नीज रिकॉर्ड होते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, तो लोहे के बॉक्स में मैं अपने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता हूं। तो ऐसे याद रख सकते हैं ताकि आप एग्जाम में इसको क्लिक कर सकें। तो सबसे पहले होगा आपका आयरन ओर, उसके बाद होगा बॉक्साइड, उसके बाद होगा आपका मैग्नीज सॉरी। तो ठीक है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। और एक आपका क्या है, यहाँ देखिए खान मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में गैर लौह धातु, मतलब कि जो नॉन मेटल गैर लौह धातु है, उस क्षेत्र में नॉन फेरस मेटल सेक्टर में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ है, एल्यूमिनियम का हुआ है। यदि एल्यूमिनियम आ जाए तो एल्यूमिनियम किस में है, नॉन फेरस मेटल, मतलब गैर लौह धातु। और लौह धातु में आपको बता दिया है, सबसे पहले आयरन ओर, उसके बाद है बॉक्साइट, और उसके बाद है आपका मैग्नीज। तो ये पूछे जाते हैं ऐसे खनिजों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देश का पहला डुअल नेटवर्क स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड, देश का चूंकि पहला है तो इंपोर्टेंट हो गया, देश का पहला डुअल नेटवर्क स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, एस्केपिया और फेडरल बैंक के सहयोग से। देखिए ट्रेवल फोकस्ड प्लेटफॉर्म स्केपिया ने 12 जून 2025 को फेडरल बैंक के साथ मिलकर स्केपिया फेडरल, इसीलिए नाम है इसका स्केपिया। स्केपिया कौन है, ट्रेवल फोकस्ड प्लेटफॉर्म, जो मतलब ट्रेवल पर फोकस करता है वो प्लेटफॉर्म स्केपिया, और फेडरल क्या है आपका बैंक, दोनों ने मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है। डुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वीजा पर भी काम करता है और ये आपका रुपे पर भी काम करता है। रुपे जो आपका इंडियन प्लेटफॉर्म है, वीजा आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो अब आपको याद कैसे रखना है इसको, देखिए डुअल दिया हुआ है तो आपको याद रखना है स्केपिया और फेडरल। तो स्केपिया से आप कैसे बनाएंगे, या तो बना सकते हैं आप एस्केप से, स्केपिया को बनाइए एस्केप से, और फेडरल को बनाइए आप डर से। तो देखिए डुअल क्रेडिट कार्ड, तो आपको क्रेडिट कार्ड से क्या, देखिए क्रेडिट कार्ड से लोग क्या करते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड को एस्केप करते हैं, मतलब बचते हैं, स्किप करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, क्रेडिट कार्ड का क्यों स्किप करते हैं, क्योंकि उसका डर रहता है, मतलब कि बहुत ज्यादा चार्जेस हाई लग जाएंगे। तो लोगों में क्रेडिट कार्ड के लेके डुअल माइंड सेट रहता है कि मतलब एक तो क्रेडिट कार्ड से डर बहुत रहता है, दूसरा क्रेडिट कार्ड से क्या रहता है, स्किप करते हैं, इसीलिए उसको एस्केप करते हैं। तो आप उसको स्किप और डर से याद रख सकते हैं, फेडरल और आप एस्केपिया। तो ऐसे आप याद रखेंगे, इससे क्या होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, अच्छा एस्केप और डर। तो जब आपका आएगा ना, तो हाँ वहां आप जैसे ही देखेंगे एस्केपिया और फेडरल, तो आप हाल के हाल टिक कर लेंगे उसको। सीधा आप देखते हैं आगे, 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। ये कथन दिया है, जो पिछला आपका पीसीएस हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन आया है, 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए देखिए, कथन कारण में आया है आपका क्वेश्चन, सिंगापुर के जो एफडीआई के बारे में क्वेश्चन था कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बन के उभरा है। कारण क्या था उसका, भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें तो फैक्ट भी नहीं है, तब आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए एफडीआई हुआ आपका, एफपीआई हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार हुए, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कितना फैक्ट है, क्या कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या है, भारत का प्रत्यक्ष निवेश में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में भारी वृद्धि हुई है। तो ये देखिए कितनी वृद्धि हुई है, जो आपका पहुंच गया है लगभग 81 बिलियन डॉलर तक आपका ये एफडीआई पहुंच गया, जिसमें 14% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये याद रखना है कितना पहुंच गया है, 81 बिलियन डॉलर। एक तो आपको ये रखना है, 14% की वृद्धि हुई है, आपको ये रखना है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा याद क्या रखना है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हो रहा है आपका। तो सबसे ज्यादा आपका एफडीआई आ रहा है सर्विस सेक्टर में। सबसे पहला आ रहा है सर्विस सेक्टर में, दूसरा आ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, तीसरा है आपका ट्रेडिंग सेक्टर में। तो आप ऐसे याद रखिए, सर्विस, कंप्यूटर और ट्रेडिंग। तो ये तो आपको पता होगा कि हम लोग सबसे ज्यादा सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं, तो सर्विस में ही सबसे ज्यादा एफडीआई आएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या आता है, फिर उसके बाद एफडीआई आता है। और तीसरा ट्रेडिंग में आता है आपका एफडीआई, व्यापार में आता है आपका एफडीआई। और ये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा इसमें कि किन राज्यों में एफडीआई सबसे ज्यादा आता है। तो किस में आता है, सबसे पहले महाराष्ट्र में आता है, उसके बाद कर्नाटक में आता है, उसके बाद दिल्ली में आता है, उसके बाद गुजरात में आता है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात। अब इनको याद कैसे रख सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। महाराष्ट्र को हम महान से याद रखते हैं, कर्नाटक को हम नाटक से याद रखते हैं, दिल्ली को हम दिल से याद रखते हैं मतलब ये हम लोग पीछे राज्यों की ट्रिक्स ऐसे ही बनाते चले आए, चेंज नहीं करते हैं किसी भी राज्य की। एक बार ट्रिक जो बनाई है उसी से रखते हैं। तो महाराष्ट्र को महान से, रुकिए आपका पेन ले लेते हैं 1 मिनट। महाराष्ट्र को आप महान से याद करेंगे, महाराष्ट्र को आप महान से, कर्नाटक को आप नाटक से, दिल्ली को दिल से, और उसके बाद आपका गुजरात को आप रात से याद रखते हैं। तो देखिए महान, नाटक, दिल और रात। तो सबसे ज्यादा एफडीआई जब पूछा जाएगा कि किस राज्य में आता है, तो एफडीआई देखिए उसी राज्य में आता है जो राज्य महान कार्य करता है सबसे पहला। तो सबसे ज्यादा एफडीआई किस में आएगा, वह राज्य जो सबसे महान कार्य करता है। तो आप नंबर 1 याद हो गया। अब दूसरा क्या होता है, फिर उसके बाद सबसे कम किस में आता है, तो जो राज्य ज्यादा नाटक करते हैं। तो जो राज्य नाटक ज्यादा करते हैं उसमें एफडीआई कम आता है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई किस में आता है, महान राज्यों में, मतलब जो महान कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, व्यापार में अच्छा कार्य करते हैं, तो सबसे पहले उसी राज्य में आएगा। तो महान से महाराष्ट्र, और उसके बाद जो नाटक ज्यादा करते हैं कर्नाटक, फिर जो ज्यादा नाटक करते हैं उनमें कम आता है, तो उनके दिल पर ये चोट लग जाती है और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। आपको केवल 3 भी याद रख सकते हैं कि महान, नाटक और दिल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो एफडीआई इनफ्लो के बारे में आपको ये तीनों राज्यों का सीक्वेंस याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो होता है, किस देश से होता है, देखिए सिंगापुर, 1 मिनट, किस देश से होता है आपका, सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। तो आपको ये भी याद रखना है, सिंगापुर टॉप एफडीआई इनफ्लो कंट्री है आपकी। सबसे ज्यादा एफडीआई का इनफ्लो भारत में किस देश से होता है, सिंगापुर से होता है, उसके बाद मॉरिशस से होता है, फिर अमेरिका से होता है। अब देखिए एमएसपी में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में जो परिवर्तन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में हुआ है आपका, नाइजर सीड, राम तिल में, उसके बाद रागी में, उसके बाद कपास में। आपको केवल सबसे ज्यादा याद रखना है नाइजर सीड। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी में जो बदलाव हुआ है, तो सबसे अधिक किस फसल उत्पादन में बदलाव किया गया, किस फसल के लिए सबसे अधिक एमएसपी दिया जा रहा है जिसमें चेंज किया गया, तो किसमें, आपको याद रखना है नाइजर सीड में। तो देखिए नाइजर सीड में जो आपका राम तिल है, पहले आपका कितना होता था, 8,717 रुपए प्रति क्विंटल आपको एमएसपी दी जाती थी। अब कितनी दी जा रही है, 9,537 रुपए प्रति क्विंटल आपको एमएसपी दी जा रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए नाइजर सीड। उसके बाद देखिए जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधित अनुमान जो आए हैं, तो ये कौन निकालता है आपका, एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। तो एनएसओ आपका क्या निकालता है, राष्ट्रीय आय और जीडीपी संबंधी अनुमान निकालता है। तो इसके अनुसार देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है, तो ये की गई 6.5% अनुमानित। किसके द्वारा की गई है, ये एनएसओ के अनुमान के द्वारा। और आप जैसे आगे पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक जो सर्वे आता है आपका, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा आपकी जीडीपी में कितनी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है, तो ये की गई है 6.4%। तो आपको 2 चीज याद रखनी है कि जीडीपी में देखिए 6.5% की वृद्धि किसने प्रोजेक्ट की है, वो किया आपने एनएसओ ने, और 6.4 किसने की, आपकी इकोनॉमिक सर्वे ने। ठीक है, आपको 2 चीज ये याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। उसके बाद सीधा देखते हैं अब, अमेरिका लगातार चौथी वर्ष
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। तो ये भी सिंपल सी न्यूज है। अमेरिका क्या है, चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार उभर रहा है, मतलब रहता भी अमेरिका, और सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉफिट भी होता है व्यापार में वो अमेरिका से ही होता है। टॉप 10 जो कंट्रीज हैं, यदि हमें किसी से भी हमारा ट्रेड सरप्लस में रहता है तो वो रहता है अमेरिका से। उसके बाद हम चाइना से आते हैं, तो चाइना से हमें हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, घाटा ही होता है। उसके बाद यूएई, जितने भी 9 देश हैं उनके साथ सबके साथ घाटा होता है, केवल अमेरिका के साथ में प्रॉफिट होता है। तो ये याद रखिए, हम ये याद रख सकते हैं कितना ट्रेड करते हैं, तो 131 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करते हैं, जिसमें से हम कितना 86 बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और 45 बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब केवल ये याद रखिए कि हम कितने का अमेरिका से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, 131 बिलियन डॉलर का टोटल व्यापार करते हैं, जिसमें से हम 86 एक्सपोर्ट करते हैं, 45 इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसीलिए क्या है, हमारा ट्रेड सरप्लस में है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। देखिए, एनवीडिया क्या है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये फैक्ट एक वन लाइनर है, आप याद रखिएगा। एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, किसको, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए। तो केवल एक फैक्ट याद रखिए, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है अब, एनवीडिया। उसके बाद ये देखिए, श्रीलंका की डीएफसीसी बैंक गिफ्ट सिटी में एनएससी आईएक्स पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक आपका जो एक्सचेंज है, और आईएक्स क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो देखिए, श्रीलंका की डीएफसीसी बैंक पीएलसी ने भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के एनएससी आईएक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका एनएससी होता है, एनएससी तो जानते हैं, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उसका भी आपका आईएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो आपको बताया था ना गिफ्ट सिटी या एसईजेड, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, वही आपकी गिफ्ट सिटी के अंदर बना हुआ है जो। तो वहां जो एनएससी आईएक्स होता है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं, वहां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी लिस्टेड होते हैं। तो श्रीलंका का डीएफसीसी बैंक वहां लिस्टेड होने वाला देश का पहला विदेशी कॉर्पोरेटेड बैंक बनने का गौरव प्राप्त किया है। सीधा पूछेगा आपसे कि किस देश के बैंक ने गिफ्ट सिटी एनएससी आईएक्स पर अपना बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी बैंक या कंपनी बनी है, तो कौन बना है, श्रीलंका बना है, हमारा पड़ोसी मुल्क। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ से आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, जो आपको पीछे भी वीडियो कराई थी, पिन में भी डाल दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा उसकी लिंक। वहां आपको बहुत डिटेल्ड में कराया था, और यहाँ भी आपको कराएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू देते हुए अपन जल्दी से चलेंगे। तो केंद्रीय बजट कब पारित होता है, ये तो आपको पता ही है, 1 फरवरी को पारित होता है। इसके एक दिन पहले क्या होता है, 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, 31 जनवरी को सर्वे आता है, फिर अगले दिन आपका बजट पेश होता है। ये देश का 8वां बजट था, जिसे निर्मला सीतारमण ने लगातार जारी किया है, और ये मोरारजी देसाई के बाद बजट, मतलब मोरारजी देसाई इसके बाद सबसे अधिक लगातार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री बने थे। तो निर्मला सीतारमण क्या हुआ है, 8वां लगातार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है, और मोरारजी देसाई दूसरे नंबर पर थे, जो 6 लगातार बजट पेश किए। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किए, तो किए मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए, लेकिन लगातार नहीं किए। यदि ये पूछ दिया जाए सबसे अधिक लगातार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किए, तो वो किसने किए हैं, आपके निर्मला सीतारमण ने पेश किए हैं। उसके बाद देखिए, बजट में 4 विकास इंजन, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, आपको याद रखना है। 4 विकास इंजनों को किया गया था, कृषि है आपकी, एमएसएमई है, निवेश है, और निर्यात है। तो इनको आप याद रखिएगा, सीधा पूछा जा सकता है बजट में 4 विकास इंजन कौन कौन से हैं। और ये आपको सारा पीछे की क्लास जो कराई थी उसमें सारा डिटेल में कराया था, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी चलेंगे। उसके बाद व्यय के संगठक देख सकते हैं कि कहाँ कितना व्यय होता है। थोड़ा सा आपको जूम, मतलब कम दिख रहा हो, मे भी हो सकता हो। तो सबसे ज्यादा व्यय किस पे होता है, हमारा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। जो डिविडेंड हम राज्यों को ट्रांसफर करती है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा व्यय उसी में ही होता है। उसके बाद होता है ब्याज देने में। उसके बाद जो होता है खर्च ब्याज देने में, सबसे ज्यादा किसको होता है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। उसके बाद ब्याज पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट जो पेमेंट करती है केंद्र सरकार, उससे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। सबसे ज्यादा प्राप्ति किससे होती है, उधार और अन्य देयताएं से होती है। मतलब जब सरकार उधार लेती है तो उससे सबसे अधिक प्राप्ति के स्रोत होते हैं आपके। दूसरे नंबर पर होता है आपका इनकम टैक्स, तीसरे पे जीएसटी, चौथे पर आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आपको ऐसे याद रखना है, 3 ये आपके लाइन से पूछ देंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा जो प्राप्ति के स्रोत हैं, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपको कैसे याद रखना है, इनकम टैक्स, जीएसटी या
कॉर्पोरेशन, आईजीसी, कुछ ऐसे याद रखिए। सबसे आपको ये याद रखना है, जीएसटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक व्यय बजट में किस मद पर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक ब्याज पर व्यय होता है, उसके बाद परिवहन पर व्यय होता है, फिर उसके बाद रक्षा पर व्यय होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ आपको याद रखना है कि आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है 4.4, कितना है फिजिकल डेफिसिट 4.4, आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। 4.4 आपका क्या है फिजिकल डेफिसिट, दोनों में सेम है, 4 और 4 आ रहा है, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4.4 आपका क्या है देश का फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। उसके बाद देख सकते हैं प्राथमिक घाटा, यदि याद रख सकते हैं तो रख लीजिए 0.8 क्या है आपका 0.8% आपका प्राइमरी डेफिसिट है। उसके बाद सीधा चलेंगे, तो अब ये योजनाएं दी गई हैं, इन योजनाओं को आप एक बार देख लीजिएगा। योजनाएं भी पीछे की कई बार योजनाएं पूछ देते हैं, तो लगता है कहाँ से आ गई ये योजनाएं। तो योजनाएं जो बजट में या जिस बजट में आवंटित राशि किसी योजना पर ज्यादा दे दी जाती है तो उसके बारे में पूछ देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो जो प्रधानमंत्री आपकी ग्रामीण सड़क योजना है जो 2000 में आई थी, उस पर सबसे ज्यादा आपका क्या दिया गया है आवंटित राशि दी गई है। उसके बाद देखिए पीएम किसान सम्मान योजना, तो किसान सम्मान योजना आपकी कब आई थी 2019 में, आपकी कोविड के पहले आपकी आई थी पीएम किसान सम्मान योजना, ये आई थी किसान सम्मान निधि, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद गरीब कल्याण अन्न योजना, ये तो आपको याद ही है कि किस प्रकार कोविड में गरीबों के लिए अन्न योजना स्टार्ट की थी, जिसमें आपको फ्री राशन दिया जा रहा था और उसमें राशन की भी राशि चावल, गेहूं, घी, दाल बढ़ा दी गई थी, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना कब आई थी 2020, जब कोविड का समय चल रहा था। उसके बाद आप याद रखिएगा मनरेगा आपकी कब आई थी 2005-6 में आई थी। प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण, अब पहले आपकी शहरी योजना आई थी आवास में, फिर उसके बाद आपकी ग्रामीण योजना आई थी। और एक लास्ट में याद रखिएगा पीएम फसल योजना 2016 में, और आपकी जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण दोनों 2014 में आई थी। थोड़ा सा इनको दिमाग में रखेंगे तो आप देखेंगे मिलान के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी योजना आपकी कब आई थी, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नए आयकर की जो स्लैब्स आई थी, ये भी आपको बता दिया था कि किस प्रकार 0 से 4 लाख तक शून्य थी, फिर आपको 4 से 4 का सीक्वल में चलना है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24, तो आपको यहाँ भी 0 से 5 से 10, 15, 20, 25, 30, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बस कुछ नहीं, लास्ट चल रहा है आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कृषि के लिए जो आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पढ़ाई थी, ये भी बता दिया था किस प्रकार ये 100 जिलों को शामिल किया गया है। मखाना बोर्ड आपका बिहार में खोला गया है, ये भी आपको बता दिया था। असम में आपका यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एमएसएमई का आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार नई संशोधित जो एमएसएमई की निवेश और कारोबार की जो स्लैब्स चेंज की गई हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार बताया था आपको 2.5 से 10, किस प्रकार 2.5 से सॉरी यहाँ से ये सीक्वल पहले याद रखिए 25 25 मतलब 25 का ही सीक्वल चल रहा है 2.5, उसके बाद 25, फिर 125, और सेम यहाँ चल रहा है 10 100 500 इंटू 5 10, मतलब 10 100 और 500। इसको आपको कैसे बताया था, इनमें इंटू क्या करते चलना है 4, तो 2.5 का इंटू 4 10, 25 का इंटू 4 क्या हो जाएगा 100, 125 का इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा 500। तो यहाँ आपको याद रखना है इसमें क्या है 25 दिया है, और जब आप जैसे ही कारोबार पे पहुंचेंगे ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आपका टर्नओवर हो गया, तो कारोबार से टर्नओवर पर पहुंचेंगे तो 4 गुना कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा सारी स्लैब्स निकल के आ जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए बिहार के पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के मतलब विस्तार का प्रस्ताव भी किसमें आपके बजट में दिया गया है, या ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से आपका इकोनॉमिक सर्वे सेम आपको 31 जनवरी को पारित होता है। ये हाईलाइटेड पार्ट है जो आप थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिएगा ताकि कोई ऐसे फैक्ट आपसे स्लिप ना हो जाए। बजट में जो आपको बताया था 6.5 आपकी जीडीपी ग्रोथ बताई थी, इकोनॉमिक सर्वे ने कितना बताया 6.4 आपकी जीडीपी की ग्रोथ बताई है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका ये खत्म होता है, और आगे की जो भी बचा हुआ पार्ट और यूपी स्पेशल का जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो भी आपको जैसा भी वीडियो में फीडबैक लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर फीडबैक दिए कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।